अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट, और आज निश्चित तौर पर हम डिबेट करेंगे इस विषय पर कि देश में केंद्रीय सरकार में एक बड़ा फेरबदल हुआ है और ये फेरबदल कई मायनों में बहुत चौंकाने वाला है। आज इस विषय पर विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं। बहनों भाइयों, देश के में मंत्रिपरिषद विस्तार की ये घटना बड़ी अलग सी है। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा वो काम करते हैं जिसकी लोग उम्मीद नहीं किए होते हैं। हर वक्त वो चौंकाने वाले फैसले लेते हैं और आज भी उन्होंने चौंकाने वाले फैसले लिए। एक साथ इतने कद्दावर और ताकतवर मंत्रियों का इस्तीफा ले लिया जाना यह अभूतपूर्व घटना है और ऐसा सिर्फ मोदी के नेतृत्व में और भारतीय जनता पार्टी में ही की सरकार में ही संभव है कि बिना चूंचा किए सबने अपना अपना इस्तीफा रख दिया जिससे मांगा गया। यह पहली बार हो रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री से इस्तीफा ले लिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि देश के आईटी एंड लॉ मिनिस्टर से इस्तीफा ले लिया गया। यह पहली बार हो रहा है कि लेबर मिनिस्टर का इस्तीफा हो गया और यह भी पहली बार हो रहा है कि सदानंद गौड़ा जैसे ताकतवर कर्नाटक के नेता का भी इस्तीफा ले लिया गया। कुल 12 इस्तीफे हुए हैं इस सरकार में और इतनी खामोशी से सब कुछ हुआ कि लोगों को भनक तक नहीं लगी और एक साथ 12 विकेट गिरा दिए गए। उत्तर प्रदेश को इस कैबिनेट के इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के एक्सटेंशन विस्तार में 7 मंत्री मिले हैं, लेकिन ये 7 मंत्री राज्य मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के हिस्से में कोई कैबिनेट मिनिस्टर का पद नहीं आया है ताजा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के विस्तार में। क्या कारण है? जबकि इसमें 6 बार के भी चुने हुए सांसद, 4 बार के चुने हुए सांसद, 2 टर्म के सांसद सभी कुछ लिए गए, लेकिन उत्तर प्रदेश को कैबिनेट मिनिस्टर नहीं मिला है। सभी राज्य मंत्री बनाए गए हैं। लेकिन आप उत्तर प्रदेश में देखिए तो इस वक्त पूरे देश में किसी राज्य का सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन अगर भारत की सरकार में है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में है, तो वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री समेत 16 मंत्री इस वक्त हो चुके हैं यूनियन कैबिनेट में, यानी केंद्र की सरकार में, संघीय सरकार में 16 मंत्री उत्तर प्रदेश से। बीजेपी की एक खासियत है कि जिन राज्यों में चुनाव आता है उन राज्यों पर उसकी मेहरबानी बढ़ जाती है और जिन राज्यों में चुनाव खत्म होता है वहां के मंत्री पैदल कर दिए जाते हैं। बाबुल सुप्रियो और देबुश्री चौधरी इसकी उदाहरण है कि पश्चिम बंगाल के इन दोनों मंत्रियों को पैदल कर दिया गया। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है तो जाहिर है कि यहां हर कील कांटे को दुरुस्त किया जाएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि उत्तर प्रदेश में किसी भी राजनीतिक दल को आप देखें, सब जातीय समीकरणों पर काम करने वाली पार्टियां हैं। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं ये लोग कि ये जनता के लिए काम करते हैं, ये विकास कार्यक्रम चलाते हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे ये अपनी राजनीतिक गणित जातियों पर फिट करते हैं। जातियां इनके लिए सर्वोच्च हैं। आज जब ये बताया गया तब बड़े जोर शोर से प्रसारित किया गया कि साहब 3 पिछड़ा वर्ग से और 3 शेड्यूल्ड कास्ट समाज से हमने मंत्री बनाए हैं। ये बात बड़े जोर शोर से प्रचारित और प्रसारित की जा रही है। काबिलियत के आधार पर मंत्री बनाए जाने चाहिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं। देश सेवा के जज्बे के आधार पर मंत्री बनाए जाने चाहिए, मैं हमेशा ये बात कहता हूं और इस बात की पुरजोर वकालत करता हूं कि जो देश का सही नेतृत्व कर सकें, ना कि बिरादरी का नेतृत्व कर सकें, ऐसे लोगों को हमें आगे बढ़कर देश की कमान, मंत्रालयों की कमान और उनको देश की नीतियां चलाने का कार्यक्रम काम दिया जाना चाहिए। राजनीति में जाति आधारित कार्यक्रम बंद होने चाहिए। जाति के आधार पर मंत्री पद मिलना बंद होने चाहिए कि एक ब्राह्मण लगा दो, 3 पिछड़ा लगा दो, 3 शेड्यूल्ड कास्ट लगा दो। क्या इस तरह का लॉलीपॉप जनता में काम करता है? इसका जवाब है हां, करता है। तभी ये राजनीतिक दल उसका प्रयोग करते हैं। अगर नहीं करता होता तो ये चिमटे से भी नहीं छूते। लेकिन उत्तर प्रदेश में एक चौंकाने वाली घटनाक्रम हुआ इस पूरे राजनीति में, जिसका अनुमान और अंदेशा किसी को नहीं था। संतोष गंगवार बरेली से 8वीं बार के लोकसभा सदस्य हैं। कितनी बार के? 8वीं बार के। रुहेलखंड का में पिछड़ा समाज से वो बड़ा नाम है और संतोष गंगवार की राजनीति बड़ी पुरानी है। बीजेपी की जितनी भी टॉप लीडरशिप है सब उन सब के साथ वो काम कर चुके हैं। श्रम मंत्री हैं, बहुत ही हम्बल यानी विनम्र नेता, बेहद ईमानदार, बहुत सादगी से रहने वाले और लखनऊ कभी कभार आने वाले नेताओं में गिने जाते। उनका इस्तीफा ले लिया जाना थोड़ा हजम नहीं हुआ
और समझ में नहीं आया कि संतोष गंगवार जैसे शालीन, ईमानदार, विनम्र और पिछड़ा समाज में इतना बड़ा नेतृत्व देने वाले व्यक्ति को अनुप्रिया पटेल से रिप्लेस किया गया, भानु प्रताप वर्मा के साथ रिप्लेस किया, बीएल वर्मा के साथ रिप्लेस किया गया। इसके पीछे के कारण क्या है, नीतार्थ क्या है? क्या पार्टी संगठन को जो कुछ चाहिए वो रुहेलखंड से उनको नहीं मिल पा रहा है? मुझे याद है कि उत्तर प्रदेश सरकार में धर्मपाल सिंह को भी इसी तरह अपमानित करके उत्तर प्रदेश की सरकार से हटाया गया था। उनके ऊपर करप्शन के इल्जाम लगा के उनको अपमानित करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कभी उन पर करप्शन साबित नहीं हुआ। तो रुहेलखंड को लेकर इस तरह की चीजें क्यों चल रही हैं कि वहां के नेताओं को एक एक करके किनारे लगाया जा रहा है? कारण क्या है कि इतने बड़े 8वीं बार के सांसद को आपने हटा दिया? कोई आरोप नहीं, सादगी, विनम्रता और ईमानदारी में संतोष गंगवार का कोई जोड़ नहीं, कोई जवाब नहीं उनका। तो कारण क्या है? और दूसरा, अगर 7 मंत्री आपने बनाए, क्या इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो काबिल हो, जिसको आप यूनियन कैबिनेट का हिस्सा यानी कैबिनेट में लें? पंकज चौधरी 6 बार के एमपी हैं, उनको तो पार्टी ने पहले छुआ नहीं था, अब छुआ तो सिर्फ राज्य मंत्री बनाया। पर लखनऊ को इस बार के हिस्से में काफी कुछ मिला। लखनऊ से राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री और पड़ोस की सीट मोहनलालगंज से राज्य मंत्री बन गए हैं कौशल किशोर। ये पहले वामपंथी हुआ करते थे, अब ये 2 बार से बीजेपी के में शामिल हो चुके हैं। तो अब ये बीजेपी की विचारधारा को कौशल किशोर अपना चुके हैं। बड़े विवादित नेता हैं और इनके पुत्र के कारनामे और इनके कारनामे से पूरा लखनऊ वाकिफ है। अब सवाल इस बात का है कि इस ताजा कैबिनेट विस्तार का उत्तर प्रदेश के चुनाव से क्या ताल्लुक है? क्या पिछड़ा समाज जो बीजेपी से नाराज है वो क्या मनाया जाएगा? शेड्यूल्ड कास्ट समाज जिसमें आजमगढ़ से लेकर हाथरस तक इस समाज पर क्या घनघोर अत्याचार चल रहे हैं, हर कोई देख रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश उसका गवाह है। क्या इस कैबिनेट में, इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के विस्तार में, मंत्रिपरिषद के विस्तार में इस नाराजगी को दूर कर दिया जाएगा? तो प्रश्न ये है कि कुछ लोगों की नाराजगी दूर होगी, लीडर्स की नाराजगी तो दूर कर लेंगे आप, लेकिन जनता की नाराजगी कैसे दूर होगी? शायद मोदी सरकार की यही चिंता है और इसी चिंता के दृष्टिगत इस तरह के प्रयोग किए गए हैं, जहां पिछड़ा समाज के कुछ लोगों को आगे लाया गया है और शेड्यूल्ड कास्ट समाज के लाया गया है। लेकिन यूनियन कैबिनेट में, संघीय सरकार में आप ये सब कर रहे हैं, उसका बड़ा इंपैक्ट यूपी पे पड़ेगा, मुझे इसमें थोड़ा संदेह है। क्या कारण है कि उत्तर प्रदेश सरकार में पिछड़ों को किनारे लगा के रखा गया है? क्या कारण है कि यहाँ अनुसूचित जाति, जनजाति समाज के विधायक और मंत्रियों की ये खराब हालत कर रखी है? ब्राह्मण समाज के लोगों की हालत तो खैर खुद ये समाज जानता है। और अजय मिश्रा ट्रेनी की तो लॉटरी लग गई। कोविड काल में जब लखीमपुर खीरी में लोग तड़प तड़प कर मर रहे थे, वहां के विधायक, बीजेपी के जिला अध्यक्ष सरकार को चिट्ठियां लिख रहे थे, तब अजय मिश्रा ट्रेनी खीरी में नहीं थे, गायब थे खीरी से। शायद उनको इस बात का इनाम भी मिला है। तो आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के विस्तार का उत्तर प्रदेश के चुनाव से क्या ताल्लुक है और क्या पिछड़ों की, शेड्यूल्ड कास्ट की, ब्राह्मणों की नाराजगी दूर होगी। कुछ बयान सुने। चुनौती तो प्रधानमंत्री जी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी ने काफ़ी कम कर रखी हैं, लेकिन हर काम को चुनौती के रूप में ही स्वीकार करना चाहिए और अपना पूरा उसमें लगा देना चाहिए। पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तो जो भी उपयोग करेगा, करना चाहेगा, उसके लिए हम लोग 18 घंटे रोज मेहनत करने के लिए तैयार हैं। उत्तर प्रदेश के लोग हाथरस कांड भूले नहीं हैं, बलिया का कांड भूले नहीं हैं, खुशी दुबे का कांड भूले नहीं हैं, 4 महिलाओं को जेल में रख के सड़ाया जा रहा है, भूले नहीं है। किस तरह से दलित की बेटी को रात में 2 बजे जला दिया गया, भूले नहीं है। किस तरह से बहराइच में एक दलित के बेटे को घोड़ी पर नहीं चलने दिया गया, भूले नहीं है। ये 6 महीनों चुनावी सम्मान देके आप दलित समाज के, वंचित समाज के, पिछड़े समाज के लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। चुनाव वगैरह होंगे, चूँकि इतना काम सरकार ने किया है और गरीबों के लिए, हित के लिए, सब लोगों के मिशन को पूरा करने का, चाहे अंत्योदय हो, चाहे आखिरी व्यक्ति के चेहरे पे मुस्कान हो, चाहे शोषणविहीन, जातविहीन समाज की स्थापना डॉक्टर अम्बेडकर की का मिशन हो, वो सारा काम पूरा करने का काम उत्तर प्रदेश में योगी जी की और पूरे देश में मोदी जी की सरकार कर रही है और उसी पे हम लोग भी काम करेंगे। तो आज की परिचर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी से संजय चौधरी हैं। रंजीव जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने राजनीतिक पत्रकार हैं
और आज मैंने दद्दू प्रसाद जी को आमंत्रित किया है। फॉर्मर मिनिस्टर हैं और बहुजन समाज के बड़े चिंतक भी हैं। सुनील सिंह साजन समाजवादी पार्टी से मेरे साथ मौजूद हैं और सुरेंद्र सिंह राजपूत उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मेरे साथ शामिल होने के लिए। संजय चौधरी जी, कहा यह जा रहा है कि पिछड़ों को मनाने के लिए, ब्राह्मणों को पटाने के लिए और शेड्यूल्ड कास्ट समाज जो आपसे बेहद नाराज़ है, खफा है, उसको पटाए रखने के लिए आपने ये केंद्रीय मंत्रिपरिषद में विस्तार किया है और सबको सिर्फ राज्य मंत्री बनाया। देखिए, मैं अभी आपकी पूरी फहरिस्त को बहुत ध्यान से सुन रहा था। आपने अपनी बात को शुरू किया था कि मंत्रिमंडल में योग्यता के आधार पर लोगों को रखना चाहिए। इसके ब्रजेश मिश्रा जी बहुत बड़े समर्थक हैं, ये आपने कहा था। और आपने जातिगत आधार पर उस पूरे विस्तार का पोस्टमार्टम कर दिया। तो आप तय कीजिए, समाज तय करे, लोग तय करें, राजनीति की दिशा तय करने वाले राजनेता तय करें कि हम देश में जिस प्रकार की व्यवस्था चाहते हैं उसमें जो व्यक्ति का मूल्यांकन होगा वो योग्यता के आधार पर होगा या जाति, धर्म, पंथ, भाषा, क्षेत्र के आधार पर होगा। हम सकारात्मक राजनीति की बात करते हैं और आप भी एक बहुत गंभीर पत्रकार होने के नाते समाज को उस दिशा की तरफ ले जाएंगे, ऐसा मैं सोचता हूं। दूसरी बात आपने कही कि हम जहां चुनाव खत्म हो जाते हैं वहां के मंत्रियों को हटा देते हैं। आपने बंगाल का नाम लिया, थोड़ा गौर से इस सूची को देखिए। बंगाल से 2 लोग जो लिए गए हैं वे इस मंत्रिमंडल के सर्वाधिक ऊर्जावान और यंगेस्ट फेसेस हैं। ये शायद आप निकालने वालों को तो आपने ध्यान में रखा, लेकिन आने वालों की सूची को आपने गंभीरता के साथ नहीं लिया। शायद जल्दी आप मैंने देखा नीतीश प्रमाणिक का नहीं, मतलब मैंने प्रमाणिक जी का नाम देखा तो लेकिन आप भूल गए। लेकिन उनका मूल रूप से आप बंगाली नहीं कह सकते। और ये दोनों ही लोग बंगाल के हैं और बंगाल की बेहतरी के लिए काम करेंगे। जो व्यक्ति जहां का होता है वहां के लिए काम करता है, जिसका रिप्रेजेंटेशन होता है, चाहे वो मोदी जी हों, चाहे वो राजनाथ जी हों, उत्तर प्रदेश से बड़े नेता हैं। एक और अल्पसंख्यक को जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व जिसने देश के मंत्रिमंडल में किया है, उसका पद बढ़ा है, उसकी गरिमा बढ़ी है, उसका दायित्व बढ़ा है। मुझको लगता है आप उत्तर प्रदेश से उस अल्पसंख्यक को भी भूल गए हैं, क्योंकि अल्पसंख्यक को देखने का मापदंड केवल और केवल मुसलमान पर आकर खत्म हो जाता है। लेकिन वो भी विस्तार हुआ है, राज्यसभा से वो भी सांसद हैं और केंद्रीय मंत्रिमंडल में हरदीप पुरी साहब का कद बढ़ा है, उसको भी मैंने स्वीकार 16 नाम गिनाए हैं, आप चिंता हाँ नहीं आपने सुना है, लेकिन जो आपने कहा है तो वो भी थोड़ा मैं बिल्कुल ठीक बात, ध्यान दिला दूंगा। क्योंकि हम लोगों का तो यह है कि आप भी राजनीति को ठीक दिशा पर चले, ठीक डायरेक्शन में। गंगवार से क्या गलती हो गई? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी 8 बार के एमपी हैं। हाँ, मैं वही आपके सारे बातों का जवाब दूंगा, एक बात का जवाब दूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने तय किया हुआ है कि 75 साल राजनीति की अधिकतम उम्र है। संतोष जी की उम्र क्या है? तो आपने टिकट क्यों दिया? कि आपको पहले पता नहीं था नहीं, कि जब ये बीच में कार्यकाल में आएंगे तो ये 75 के हो जाएंगे? अच्छा, ये बताइए, जब नजमा हेपतुल्ला जी हटी थी तब आपने ये सवाल किया था? गहलोत जी हटे तो आपने ये सवाल किया था क्या? जब पर अभी वो 75 के नहीं हुए हैं। नहीं, होने वाले हैं ना। देखिए, अभी ये होने वाले क्या? अभी उनके पास 1.5 साल का वक्त है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सरकार से ज्यादा संगठन भी महत्वपूर्ण है। जब नड्डा जी हटाए गए थे तो आपने सवाल किया था कि नड्डा जी को सरकार से क्यों हटा दिया गया? भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 12 महीने काम करने वाला राजनीतिक दल है। हमारे यहाँ सरकार से ज्यादा संगठन की महत्ता है। तो 8 बार के एमपी को आप इसलिए हटा दिए हैं क्योंकि उनके वो 75 साल की तरफ बढ़ रहे हैं? बिल्कुल भाई, ये पार्टी ने तय कर रखा है ना। भाई आप बताओ, आप यंगर्स को प्रमोट करोगे कि नहीं करोगे? भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि 75 साल से अधिक उम्र के लोगों को राजनीति के बजाय उनको साइड में काम करना चाहिए और यंगर्स को प्रमोट करना चाहिए। जो भी उत्तर प्रदेश से चुने गए हैं, आप उन्हें जाति, धर्म, इनके आधार पर मत देखो, लेकिन वास्तव में वो मैं नहीं देख रहा। जो बीजेपी से इंफॉर्मेशन आई उसमें लिखा हुआ था कि फला ओबीसी है, फला एससी है। मैं क्या करूं? जो आप देंगे मैं वही करूंगा। आपका पोस्टमार्टम जो है वो उसी जाति और जाति की उपजाति पर आधारित है। लेकिन ये एक प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है, वो कैसा मंत्रिमंडल चुनता है। निश्चित रूप से बहुत देर हो गई इस मंत्रिमंडल के विस्तार में, क्योंकि कोरोना चल रहा था। उस
समय अच्छा, दर्शक जानना चाहते हैं क्या उत्तर प्रदेश में भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का आप विस्तार करने वाले हैं? देखिए, ये तो मुख्यमुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। वो पर आप ऐसा मानते हैं कि होना वो चाहिए? कब करेंगे, कब नहीं करेंगे, किसको रखेंगे, किसको नहीं रखेंगे, ये तो देखिए, आप भी बहुत पढ़े लिखे हैं। हमारा संविधान जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को विशेषाधिकार देता है, ये उसका अब मैं अधिकार आपके है। मित्र और सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और एमएलसी। भाई सुनील साजन जी, ये आज की जो ताज़ा सूची है, वैसे मैं अपना बता दूं, मेरा विजन बहुत क्लियर है। संजय जी को भी मैंने बताया, आपको भी बता रहा हूं। मेरिट के आधार पर, देश की सेवा के आधार पर और योग्यता के आधार पर मंत्री बनाए जाने चाहिए, न कि जाति, पंथ, मजहब के आधार पर, और ना किस राज्य में चुनाव है इस आधार पर। ताज़ा मंत्रिपरिषद विस्तार, इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हो? देखिए ब्रजेश जी, आपके चैनल के माध्यम से, आपकी डिबेट के माध्यम से जो देश को नए मंत्री मिले हैं और जिन नए मंत्रियों को बड़ी जिम्मेदारी मिली है, हम उनको बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो देश की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करें। और खास तौर से वो 7 माननीय मंत्री जो उत्तर प्रदेश से मिले हैं, उनको भगवान इतनी ताकत दे कि योगी सरकार अगर किसी पिछड़े के खिलाफ अन्याय करे तो वो कम से कम योगी जी से कह सकें कि यह हमारी समाज का है, इसके खिलाफ अन्याय मत करो। अगर दलित समाज के खिलाफ सामंतियों का हमला हो तो वो कम से कम बोल सकें कि इनको घोड़े पे चढ़ने दो, इनकी बेटियों को जिंदा मत जलाओ। ऐसी हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको ताकत मिले। और जो सवाल आपने कहा है, जाति धर्म के आधार पर नहीं मिलना चाहिए। आप काबिलियत रखते हैं, आपको मिलना चाहिए। ये मैं ये कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के जो 7 मंत्री आपको राज्य मंत्री मिले हैं, वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के चुनाव के लिए मिले हैं। और उत्तर प्रदेश न हाथरस की घटना भूला है, न प्रतापगढ़ में कुर्मी समाज के यहां कैसे सामंती घुस करके मारपीट, बहन बेटियों को, मां बाप को मारते हैं और उसके बाद सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो जाती है। हाथरस में सरकार बलात्कारियों के पक्ष में खड़ी हो जाती है। उन्नाव में क्या होता है? गंगवार जैसे उन्नाव में कद्दावर और सरकार बड़े गलत लोगों पिछड़े के साथ समाज खड़ी के हो बड़े जाती है। नेता को हटाया जाना, ये थोड़ा आश्चर्यचकित करता है कि बीएल वर्मा से उनको रिप्लेस किया जा रहा है, अनुप्रिया पटेल देखिए से उन्हें ब्रजेश रिप्लेस जी, किया जा रहा है। अभी 75 के ब्रजेश नहीं हुए जी, हैं, अभी उनके पास काफी वक्त है, पर संजय जी को ब्रजेश जल्दी है जी, उनको 75 तक पहुंचाने की। देखिए ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मजा आता है कि अगर कहीं पिछड़े नेता का अपमान करने को उनको मौका मिल जाए, दलितों को अपमानित करने का अगर उनको मौका मिल जाए तो इनको खुशी होती है जी। लेकिन ये खुशी, मैं तो ये कहूंगा कि अब नए लोगों को जिम्मेदारी दी है, तब नए लोग देखेंगे। लेकिन जो समीक्षा आपकी है, जो आपने डिबेट पर जो सारी बातें सबसे पहले कर दी, मैं देख रहा था कि बीजेपी के प्रवक्ता सही से उसको रख नहीं पाए हैं, क्योंकि सच वो भी जानते हैं। क्योंकि कहा जाता है कि मोदी जी जो भी काम करते हैं चौंकाने वाला करते हैं, लेकिन मोदी जी आज तक ऐसा कोई काम नहीं किए जिससे देश की आर्थिक स्थिति सुधरे, जिससे देश में रोजगार आ जाए, जिसमें नफरत कम हो। जी, ऐसा तो कोई काम चमत्कारी नहीं हुआ है। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। मैं सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। विस्तार का है जी, सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। भाई सुरेंद्र जी, बहुत स्वागत आपका। ये पहली बार हो रहा है कि देश के शिक्षा मंत्री का, देश के स्वास्थ्य मंत्री का, देश के लॉ मिनिस्टर का, देश के आईटी मिनिस्टर का, देश के लेबर मिनिस्टर का इस्तीफा ले लिया गया, और ट्विटर से लड़ते लड़ते बेचारे हमारे रविशंकर प्रसाद जी, उनका इस्तीफा हो गया। किस दृष्टिकोण से देखते होंगे? वैसे आज कांग्रेसी बड़े खुश हैं और आप अनावश्यक हंसते जा रहे हैं, तो इसलिए लग रहा है कि आपको मजा मिल गया है। ब्रजेश भाई, मुझे तो मजा आपकी एक एनालिसिस से मिल जाता है। आपको मैं बताऊं, जो आपने बात कही, इसमें 3 बातें महत्वपूर्ण हैं आज के मंत्रिमंडल में। पहली बात यह है कि राजा की नाकामियों के लिए कहीं ना कहीं मंत्री, संतरी, घोड़े, हाथी और पैदल की शहादत ली गई है। नंबर 2, इन लोगों, मेरी आवाज गूंज रही है, थोड़ा ठीक करा मैं ठीक कराता हूं, आप कंटिन्यू रहें। नंबर 2, इन्होंने क्या है कि कहां पर कहां पर तो इन्हें पूरे डब्बे अक्षुण्ण रखने चाहिए थे, इंजन बदलना चाहिए था, लेकिन इन्होंने सारे के सारे डब्बे बदल दिए, लेकिन इंजन वही का वही है। भाई, जहां से लोग ऊर्जा पाते हैं
वही चीज तो ठीक रहती है। सच बात यह है कि नाकामी भी उसकी और सफलता भी उसकी। तो अगर आपने सारा मंत्रिमंडल बदला है तो प्रधानमंत्री भी बदल के देख लेते तो शायद कुछ अच्छा हो जाता। तीसरी बात कहते हैं ना कि नए किरदार आते जा रहे हैं मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। आप एक चीज देखिए कि सारे के सारे मंत्री आपने बदल दिए, रोजगार बढ़ गया क्या? हाँ, भारतीय जनता पार्टी के बेरोजगारों अरे आज ही तो को शपथ और लिए हमारे बेचारे, यहाँ के उनको कुछ कुछ काम गद्दारों तो करने को दो। जरूर रोजगार मिल गया है। पर आप मुझे बताओ कि कोरोना के कुप्रबंधन नहीं, के ये चलते सच देश है, के वो स्वास्थ्य बेरोजगार मंत्री थे से ना। इस्तीफा ले लिया गया, मोदी जी ने उनसे इस्तीफा ले लिया, लेकिन उत्तर प्रदेश में जयप्रताप सिंह और सुरेश खन्ना को चिमटे से भी किसी ने नहीं छुआ। भैया जातिगत समीकरण है। डॉक्टर हर्षवर्धन बेचारे भले इंसान हैं, किसी जाति से नहीं आते, कल तक दिल्ली पूरी से कांग्रेस आते हैं। हर्षवर्धन को जैसे गाली दे राधा रही थी, मोहन आज दास भले जी हो गए। अग्रवाल हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं जी। नहीं, हर्षवर्धन ट्रॉल मंत्री हो गए, वो भी अपने नेचर के खिलाफ काम कर रहे थे। लेकिन डॉक्टर राधा मोहन दास जी अग्रवाल वो भी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ और डॉक्टर हर्षवर्धन भी अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ, दोनों को किनारे लगा रखा है। एक को योगी जी ने, एक को मोदी जी ने। आपके सामने सारी चीजें। मेरा यहां पर बड़ा स्पष्ट है, जो अगर आप उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे तो संतोष गंगवार जी की उम्र मात्र 73 साल हुई है, अभी 75 नहीं हुई। संजय चौधरी जी चूंकि बड़ी अच्छी लेगेसी से हैं, लालजी टंडन जी के साथ रहे हुए हैं, तो इन्हें सबको समाहित करने का अनुभव भी होगा। इन्हें बताना चाहिए कि 75 से पहले उनको क्यों रिटायर कर दिया और कलराज जी मिश्रा साहब को 75 के बाद क्यों रखा गया था मंत्रिमंडल में। तो ये सब बातें कहने की नहीं है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। दद्दू प्रसाद जी को मैं आमंत्रित करता हूं इस डिबेट में। थैंक यू सुरेंद्र जी, शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। दद्दू प्रसाद जी, मुझे एक बात बताइए, आपकी पिछले दिनों जो कुछ भी तरह तरह की सामाजिक और राजनीतिक चर्चा हुई कि मौजूदा उत्तर प्रदेश सरकार में अनुसूचित जाति समाज के लिए कुछ खास नहीं किया सरकार ने, ना तो उनके लोगों को अच्छी तैनातियां मिली, ना मंत्रियों को कोई कायदे के अधिकार और पद मिले। ताज़ा विस्तार में 3 आपके समाज के लोगों को मंत्रिपरिषद में केंद्र में शामिल किया गया। इसको आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं? क्या ये चुनावी इंडक्शन है या फिर वाकई समाज में इसका एक बेहतर संदेश जाएगा? आप क्या धारणा रखते हैं? नहीं ब्रजेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आपकी जो समीक्षा है मैं उससे सहमत हूं, पर मैं कहना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जी ने तो भूल सुधार कर ली है और भूल को स्वीकार कर लिया है, तो सुधार डेंट पेंट कर रहे हैं। तो जातीय समीकरण के हिसाब से भी और क्षेत्रीय समीकरण के हिसाब से मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व तो पहले से यानी पिछले 3 साल से नहीं था और इसके पहले तो 14 से चल रही है सरकार, उनको प्रतिनिधित्व तो नहीं दिया गया था। भानु वर्मा जी कई बार के सांसद हैं, वीरेंद्र खटीक जी 8वीं बार सांसद जीते हैं, भले टीकमगढ़ से हैं, कौशल किशोर जी दूसरी बार जीते हैं। तो ये केवल हाथी के दांत हैं दिखाने के और ये खाने के नहीं हैं। आजमगढ़ में कल ही से ये एक बड़ा ज्वलंत हाथरस जैसा ही मुद्दा एक उभार के आया है और अभी तक जो मेरे पास रिपोर्ट है तो वो कोई एक्शन अभी तक नहीं किया गया है। और एक इंजीनियर की पत्नी के साथ और बहुत ज़्यादा आजमगढ़ में हृदय विदारक हुआ है। आपका समाज उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार के बारे में क्या धारणा रखता है? 2 मंत्री जी आए हैं जी। तो अगर इनमें दम है तो आजमगढ़ में न्याय दिलाने का और कार्रवाई कराने का काम करें। ये चुनाव का ही मामला है और केवल मंत्री बदलने से अब बहुजन समाज, दलित और पिछड़े फुसलने वाले नहीं हैं। ध्यान देने वाली बात है कि मंत्री परिषद के अधिकार कैबिनेट में सन्निहित होते हैं और कैबिनेट में तो पिछड़े वर्गों का केवल भूपेंद्र यादव अभी तक संपूर्ण उत्तर भारत से, दक्षिण भारत से रेड्डी का प्रतिनिधित्व तो है पर पिछड़े वर्गों का प्रतिनिधित्व तो कैबिनेट में नहीं है। तो ये तो एक बहुत, और पिछड़े वर्गों का नारा लगा करके ये सरकार 2014 में भी आई थी, 2019 में भी बताया गया कि नरेंद्र मोदी पिछड़े वर्ग के हैं, पिछड़े वर्ग के हैं। तो और पर जब खोजबीन की गई तो पिछड़े वर्ग के भी फर्जी पिछड़े वर्ग के
वैसे इस तरह तो एसपी बघेल के सर्टिफिकेट पर भी विवाद है, हाई कोर्ट में तो बाकायदा विचाराधीन चल रहा है। और देखिए ये आपस में लड़ाने वाली बातें कर रहे हैं। एसपी बघेल पाल समाज से हैं तो उनको पाल समाज के प्रतिनिधित्व में लिया जाना चाहिए। उनको शेड्यूल कास्ट वाली सीट से जबरदस्ती जो है चुनाव लड़ाया गया और धनगर का, जो कि बिल्कुल विवादित है और हाई कोर्ट में वो टिकेगा नहीं, उड़ जाएगा। और उनके तो आप क्या मानते हैं कि ये चुनावी दृष्टिकोण से बिल्कुल इतने चुनावी मंत्रियों को दृष्टिकोण से है और समाज पूरी तरीके से चौकन्ना है। इनके मुगालते में, इनके बहकाव में आने वाला नहीं है और वैकल्पिक इंतजाम के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, कोलेशन की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। और निश्चित रूप से ये डेंट पेंट से जोगी जी की सरकार बचने वाली नहीं है। क्या आपका समाज योगी आदित्यनाथ सरकार से नाराज है, खफा है कुछ? नहीं, निश्चित रूप से खफा है। पिछली देखिए भानु वर्मा जी जिस समुदाय से आते हैं उनको एक ललितपुर से मंत्री बनाए गए थे 2017 में ही, पर पावर के नाम पर कुछ उनके पास है नहीं। और कौशल किशोर जी नए आए हैं चेहरे, तो जब इनके पास पावर डेलीगेट नहीं होंगे, एक ठो कोई किसी का ट्रांसफर कराने का, किसी को जॉब देने का, किसी के अन्याय अत्याचार में खड़े होने का और फिर उनको न्याय मिल सके जी, और कोई भू आवंटन का, कोई खनिज आवंटन का कोई इनको पावर नहीं होगा, तो ये केवल दिखावा है। ये थोड़ा ज्यादा और इसकी हम भर्त्सना करते हैं और ये दिखावे से हम लोगों ने समाज को जागरूक थैंक यू दद्दू प्रसाद जी, बहुत शुक्रिया। मैं सेकंड राउंड में आपकी बाकी ओपिनियन लूंगा। हाँ, तो अब इनके बहकाव में आने वाले नहीं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इनको ये भी खतरा है कि कोरी समाज भी इनसे अंदर अंदर खिसक चुका है जी, और इसलिए डेंट के लिए लाए हैं ये। करेक्ट बात है। रंजीव जी उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने पत्रकार हैं और उत्तर प्रदेश की राजनीति पे बहुत लंबे वक्त से इनकी नज़र रही है। रंजीव जी, आप क्या मानते हैं कि ये जो मंत्रिपरिषद विस्तार केंद्र में हुआ है, इसके राजनीतिक, जातीय, क्षेत्रीय योग्यता के आधार पर क्या मानक हैं? और मुझे हैरानी है संतोष गंगवार जी का इस्तीफा लिए जाने से। मैं बड़े अचरज में हूं और मुझे अभी तक कोई संतोषजनक जवाब इसका नहीं मिला है। रंजीव जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी मैं सुन पा रहा हूँ जी, प्लीज गो अहेड। संतोष गंगवार जी का इस्तीफा मेरी भी समझ से परे है। अभी भाजपा के प्रवक्ता जो थे उन्होंने ये कहा कि क्योंकि उनकी उम्र 75 साल की हो गई इसलिए उनको हटा दिया गया है, जो तकनीकी रूप से सही नहीं है। दूसरी बात है कि जब 2019 में संतोष गंगवार को मंत्री बनाया गया था तब भी तो ये पार्टी को पता रहा होगा ना कि वो 75 साल के हो जाएंगे अगली लोकसभा चुनाव के पहले। ये थोड़ा समझ से परे है। बहुत वरिष्ठ सांसद रहे हैं, 8 बार के सांसद हैं, जिस जाति से आते हैं उसका बहुत बड़ा प्रभाव है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। हालांकि कुछ चेहरों को उस जाति से अभी मैं आपको बता दूं, मैंने गूगल कर लिया, 72 साल के हैं मंत्री जी। हाँ, तो ये थोड़ा सा समझ से परे 3 साल है उनके पास अभी। और मुझे तो पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि चूंकि कोविड के समय में उन्होंने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया जताई थी, खासतौर पे बरेली में लोगों के इलाज को लेकर के, कहीं उसका कोई प्रतिफल तो नहीं। ये समझ से परे है पहली चीज। तो उस हिसाब से तो कौशल किशोर को चिमटे से नहीं छूना चाहिए था। मैं वहीं आ रहा था। आप अगर उत्तर प्रदेश में देखें जो 7 चेहरे आए हैं, मेरी समझ से तो बहुत निराशाजनक है। देखिए, उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश से अगर आप 7 मंत्री लेते हैं और किसी को कैबिनेट का दर्जा नहीं देते हैं, तो राज्य मंत्री क्या करता है, कैसे काम करते हैं, ये सब हम लोग जानते हैं। ये मुझे बहुत अजीब सी बात लग रही है कि आपने 7 मंत्री शामिल किए, तो गिनती गिनाने के लिए तो ठीक है साहब, हमने 7 मंत्री बना लिए, लेकिन किसी एक को कैबिनेट का दर्जा नहीं देना मेरी थोड़ी समझ से परे है। अच्छा, मुझे आज पता चला कि अजय कुमार टेनी ब्राह्मण है। मुझे नहीं पता था जी। 2 चेहरे ऐसे हैं उत्तर प्रदेश से जो 7 लोग आए हैं उनमें जिनकी भाजपा में टेनी कोई, मैं सोचा टेनी कोई बिरादरी होती होगी। मुझे आज बीजेपी वालों ने भेजा कि नहीं वो साहब ब्राह्मण है। तो ब्रिजेश जी, कैबिनेट में जो 7 चेहरे हैं उत्तर प्रदेश के, उन 7 चेहरों में 2 ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा में जिनकी आयु बमुश्किल 5-7 साल की है, कौशल किशोर और एसपी सिंह बघेल। करेक्ट। तो ये भी मुझे थोड़ा सा हैरान करने वाला लग रहा है कि बहुत सारे चेहरों को छोड़ करके, संतोष गंगवार जैसे व्यक्ति को ड्रॉप करके आपने 2 ऐसे लोगों को राज्य मंत्री जिनकी भाजपा में आयु भी बमुश्किल 5-7 साल की है। तो ये थोड़ा सा, और जो 8-8 बार के एमपी हैं उनको आप हटा दे रहे हैं। आपने हटा दिया।
मतलब आप सोचिए ना, और आप सोचिए पंकज एक और चौ- बात है, बगल की सीट से अभी बेचारे जितिन प्रसाद आए, अब उनको चिढ़ाने के और लिए आपने टेनी को बना दिया मंत्री। अजय मिश्रा ये टेनी तो को आपने मतलब मंत्री उनके बना लिए दिया। तो ये मतलब खाई खोद दी। मतलब मुझे चिंता है रुहेलखंड उनकी में, रुहेलखंड से अगर संतोष गंगवार हटे हैं तो उसको बैलेंस करने के लिए अजय मिश्रा ट्रेनी को अगर लाया गया है, तो ये समीकरण भी मेरी समझ में नहीं आया जी। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है, देखिए, गवर्नेंस के मोर्चे पर मोदी सरकार के सामने पिछले 7 साल में कोविड सबसे बड़ी चुनौती के रूप में सामने आया। और अगर आप 1 दर्जन मंत्रियों की छुट्टी कर देते हैं, एक साथ कई सारे अरे चेहरों को शिक्षा, शामिल करते हैं, स्वास्थ्य, IT, लॉ, ये सारे जी। मंत्री हटाए गए, लेबर, 1 दर्जन बहुत बड़ी मंत्री बात हटाए है। गए हैं। तो सवाल ये है ना कि अगर आप स्वयं शायद ये मान रहे हैं कि कोविड के मोर्चे पर सरकार का गवर्नेंस फेल रहा था, अगर आपने परफॉर्मेंस के लेवल पर हर्षवर्धन को हटा दिया, तो परफॉर्मेंस तो 100 रुपये लीटर पेट्रोल होने वाले मंत्री के मामले में भी होना चाहिए ना। मैं तो बड़ा चिंतित था, लेकिन नाम नहीं आया उनका, तो फिर मैंने हाँ। कहा चलो ठीक है। अगर सरसों के तेल का, रिफाइन के तेल का दाम बढ़ा जा रहा है, तो जो विभाग इस चीज को देखता है उसके मंत्री के परफॉर्मेंस की भी समीक्षा अरे होनी चाहिए यहाँ थी। वालों का कब नंबर आएगा? अब ये तो मुझे लगता है कि हर्षवर्धन भारतीय तो जनता बेचारे पार्टी, कट गए, यहाँ वाले मौज कर रहे हैं दोनों। जी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मुझे लगता है कि लोकसभा, माफ करें, लेकिन विधानसभा उन के गरीबों की अगले- गलती नहीं है, वो तो टीम 9 काम देख रही थी ना। नहीं, टीम 9 से काम चलेगा नहीं। मुझे लगता है, देखिए, इमेज मेकओवर का प्रयास जरूर किया गया है, लेकिन किसी एक को भी कैबिनेट मंत्री नहीं बनाने से मुझे लगता है कि वो जो प्रयास था वो सफल होता हुआ मुझे नहीं दिख रहा जी, है। वीरेन जी ये आ गए आधा डिबेट अधूरा में। फिक्र है। जी वीरेन जी, ये ताजा जो मंत्रिपरिषद विस्तार है केंद्र में, दिल्ली में, इसका क्या संदेश उत्तर प्रदेश में गया है, पहली बात। दूसरा, इसमें जातीय और क्षेत्रीय समीकरण का ध्यान रखा गया है काफी ज्यादा, ये भी देखने को मिला। तीसरी बात, एक चौंकाने वाली बात है संतोष गंगवार का ड्रॉप किया जाना। देखिए, पहली बात, एक त्वरित टिप्पणी अगर देखी जाए तो यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में पहली बार 20 सालों में कोई मौसम विज्ञानी मंत्री नहीं बन पाया। पहली बार ऐसा होगा कि इस बार जो हर प्रधानमंत्री के कार्यकाल में मंत्री रहा हो वो नहीं आ पाया। हाँ, उस बार मौसम विज्ञानी के छोटे भाई जरूर मौका पा गए। अब वो अपना आगे अपनी घोषणाएं करते रहेंगे, भविष्यवाणियाँ। दूसरा, निशंक जी बिना शिक्षा दिए ही मंत्री पद से रिटायर हो गए। 2019 में सरकार बनी और 2020 से आज तक स्कूल बंद हैं, तो स्कूल चला नहीं, पढ़ाई करा नहीं पाए शिक्षा मंत्री। शपथ लेते विभाग को समझे, तब तक जो है विभाग निपट गया। तो और अगर रविशंकर प्रसाद पर आप नज़र डालें तो कह रहे हैं भाई इनको नीली चिड़िया खा गई, ट्विटर खा गया, अमेरिका का दबाव था, क्या था तमाम, अब ये तो बड़े लोग जाने, लेकिन चर्चा करने वाले करते हैं। ये एक त्वरित जो बातें आई लोगों के दिमाग में वो ये आई। संतोष गंगवार एक जनप्रिय नेता है, क्योंकि 8-10 बार कोई सांसद ऐसे नहीं बनता है। उनका जाना ये याद दिलाता है कि बरेली से राजकुमार अग्रवाल को भी इसी तरह से हटाया गया था 75 साल का हवाला देकर। वो यूपी के वित्त मंत्री थे, आपको याद होगा। और धर्म सिंह को भी, और धर्मपाल को भी हटाया गया वहाँ से। आज बरेली को, आंवला को, ये पूरे इलाके को आप देखिए, वहाँ से पहले ये आपके पीलीभीत के जो सांसद हैं उनकी माताजी सुल्तानपुर से सांसद हैं, मेनका, और उनके बेटे, उनको नहीं छुएगी बीजेपी, उनको भी इन लोगों ने वो किराए, केवल सांसद रहे बस। हाँ, वरुण गांधी, और ये अब पता नहीं गांधी नाम में लगा इस वजह से या कुछ और। तो बरेली का जो इतिहास रहा और राजनीति में वर्चस्व रहा, केंद्रीय राजनीति में दखल, वो समाप्त हो गया। अब उसको बीजेपी BL वर्मा पूरा करना चाहती है। BL वर्मा कल्याण सिंह जब राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाए थे तो उनके साथ थे, वो उनके बहुत खास थे। फिर बाद में बीजेपी में जब वो आए, BL वर्मा को उन्होंने टिकट दिलाया और उसके बाद BL वर्मा को उन्होंने राज्य मंत्री बनाया, समाज कल्याण निर्माण निगम का अध्यक्ष बनाया था उत्तर प्रदेश में। कोई ठेका बटा बिना कमीशन के बटा नहीं। फिर राज्यसभा में वो चले गए और वहाँ पर वो मेंबर हो गए। अब 6 साल की उनकी व्यवस्था है, आज वो मंत्री भी बना दिए गए। सब किस्मत का खेल है, अच्छी बात है। लेकिन कल्याण सिंह के पुत्र राजू भैया कई बार से सांसद होने के बाद मतलब गुरु गुड़ रह गए, चेला शक्कर हो गया।
जो करीबी थे वो मंत्री बन गए, वो मंत्री और जो बन गए। असली बेटा है वो हाँ। देखता ही रह गया। अब दूसरी बात आती है, आपने बात कही और संजय चौधरी जी भी बैठे। संजय जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ कि योग्यता या जातिवाद, और उसके आगे एक लाइन जोड़ लीजिए परिवारवाद। लखनऊ की दोनों सीटें खुशकिस्मत हैं, उनको केंद्र में दोनों के सीटों पे लोकसभा के जो सांसद हैं वो मंत्री हैं। उनके घरों में दोनों के, एक के पत्नी विधायक है, एक का बेटा विधायक है। बीजेपी में ये सब चलता नहीं है, लेकिन जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के लिए छोड़ना पड़ा, परिवारवाद को भी महत्व देना पड़ा। तमाम सारे अपनी सुविधा के हिसाब से परिभाषाएं हैं और उसको गढ़ने में कोई बात नहीं है। लेकिन एक चर्चा और आई कि भाई बंगाल में काम खत्म हो गया तो वहाँ के मंत्रियों को भी हटा दिया। तो ये दो बातें हैं, बंगाल में मंत्रियों का भी काम खत्म हुआ और पिंजड़े के तोते का भी काम खत्म हुआ। अब इन दोनों ने उत्तर प्रदेश की ओर रुख किया है, मंत्री भी खूब बन रहे हैं और तोता भी खूब आ रहा है। अब तमाम रिवर फ्रंट से लेके तमाम चीज़ें खुलती रहेंगी। तो ये तो बड़ा अद्भुत संयोग है और अच्छा है, लेकिन इस संयोग को हम और अच्छा मानेंगे जैसे मोदी जी का अनुसरण योगी जी करते हैं उत्तर प्रदेश में। ये एकदम पक्का जान लीजिए। कैसे? अब हर्षवर्धन गए हैं तो अब खैर है नहीं, यहाँ भी कुछ ना कुछ चमत्कार होगा। क्यों गरीबों पे सितम ढा रहे हो? उन गरीबों ये पे क्या देखिए, गलती? योगी जी काम करे पूरा टीम 9 मानते टीम हैं 11, प्रधानमंत्री और जी आप को। लोग पीछे पड़ गए जयप्रताप और सुरेश खन्ना के। भाई हम तो अब इस उम्र में कहाँ जाएंगे वो? हम तो देखिए जो बात है वो जो अनुभव से सीखा है, जो बातें हैं। लेकिन आज या जब भी कोई मंत्रिमंडल बनता है पिछले 10-20 सालों में, इस देश में आर्यों ने राज किया, मुगलों ने राज किया, अंग्रेजों ने किया, लोकतंत्र भी आया। लेकिन एक ऐसा दौर था जब राजा बहुत कुशल होते थे, बुद्धिमान होते थे, और वो मंत्री उन्हें बनाते थे जो बेहद बुद्धिमान और अच्छी सलाह उन्हें देते थे। लेकिन आज का जो दौर है, क्या ऐसा राजा ऐसे मंत्रिमंडल बनाता है या पसंद करता है या कुछ और? उसके आगे बहुत सारी बातें उन पर नहीं कहा जा सकता। अरे कैबिनेट मीटिंगों में इन लोगों की आवाजें नहीं निकलती हैं। अब कौन मंत्री है उत्तर प्रदेश में जो कैबिनेट की मीटिंग में आवाज उठा पाए? एक की आवाज नहीं निकलती, घिघी बंधी रहती है इन लोगों की। तो जब राजा जैसे मंत्री पसंद करेगा अपनी कैबिनेट में, उसी तरह के मंत्री रहेंगे, नहीं तो उनको जाना पड़ेगा। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चीज़ के लिए तारीफ करनी पड़ेगी और साहस की भी, कि उन्होंने जिस तरह से मंत्रियों से इस्तीफे लिए। कई बार वो मीटिंगें कर रहे थे कि पिछले कई महीनों से अपने आवास पर, कोरोना काल की भी चर्चा थी। तो ये लोग तो जानते थे कि स्वास्थ्य मंत्री देश के हटेंगे, लेकिन शिक्षा मंत्री को लगता है कि उत्तराखंड की जो राजनीति थी वो उन पर भारी पड़ी है। अरे हम लोग का मंत्री भी हट गया, प्रकाश जावड़ेकर। शायद लोग ये चाहते थे, केंद्रीय मंत्रीगण या केंद्र की जो हाई कमान, वो चाहता था कि पोखरियाल निशंक उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बने, और शायद उन्होंने मना किया होगा, उसकी तो नाराजगी होगी, अन्यथा इसके अलावा कोई कारण नहीं। स्कूल तो 2 साल से बंद हैं, तो शिक्षा मंत्री पढ़ाएगा क्या? उसकी परफॉर्मेंस की क्या चेकिंग होगी? करेक्ट बात है। अब बहुत ऊंची बात खोज के लाए वीरेंद्र जी। जावड़ेकर साहब तो जो है मंत्री हैं, ठीक है, रहे प्रवक्ता रहे, पार्टी में अच्छा बोलते हैं, उनकी वहाँ भी जरूरत है। जी जी वीरेंद्र जी। संजय चौधरी जी भी प्रवक्ता बने हैं, पुराने अनुभवी व्यक्ति हैं, अभी अच्छा बोलते हैं और ये भी बढ़िया बोलेंगे, संगठन में अच्छा काम करेंगे। अभी 4 MLC यूपी में भी बनने वाले हैं 2-4 दिन में। अब आप परेशान मत करो वीरेंद्र। तो मुख्यमंत्री और संगठन में बातचीत चल रही है, तो हमारे संजय भाई का भी नंबर लग जाए, उसमें क्या है? आप कह दोगे तो पक्का कट ही जाएगा टिकट। वैसे आज साहित्य में मैं एक देसी बात पहले भी कहता रहा हूं, आज भी कहूंगा, और एक ऐसे शायर की बात करता हूं जो अनपढ़ था लेकिन बड़े बड़े पढ़े लिखे लोगों की बखिया उधेड़ देता था अपनी लाइनों से। तो आज फैजाबाद के उस शायर रफीक सदानी की फिर 4 लाइनें सुनाता हूं आपको जी, और इन्हीं मंत्रियों के मामले पर सुनाता हूं कि मंत्रियों पर सरकार कितना खर्चा करती है, कितना देश में प्रोटोकॉल पे खर्चा होता है, और वो किसके ऊपर वो भार जाता है, इस देश के आम आदमी पर, किसान पर। सुनिएगा कि पाखंडी रहे छाँव माँ और घामे में जरी हम, और जलपान करें नेता भुगतान करी हम।
और भारत के किसानन के दुर्भाग्य तनी देखो कि गेहूं का धरे दिल्ली और भूसा का धरी हम। वाह, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। संजय चौधरी जी को स्क्रीन पर ले जाए। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखिए विपक्षी दलों ने खुलकर आप पर इल्ज़ाम लगाया कि आपने चुनावी दृष्टिकोण से जातीय समीकरण को संतुलित करने के उद्देश्य से केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार किया और इसमें मंत्रियों को बनाया। आपका कोई उद्देश्य, योग्यता और मेरिट नहीं, आपने सिर्फ और सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनावी मकसद के लिए ये नए इंडक्शन किए हैं। देखिए, विपक्षी दल की जो कहा जाए कि एक राजनीतिक, केवल राजनीतिक भूमिका के सत्ता पक्ष की हर बात का एन केन प्रकारेण केवल विरोध करना, वे उस परंपरा को बहुत अच्छी तरह निभा रहे हैं। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, मंत्रियों के विभाग अभी बटे नहीं, मंत्रियों ने काम शुरू नहीं किया, लेकिन विस्तार फेल हो गया, ये उन्होंने अपना फरमान सुना दिया है। देखिए, किसी भी चीज़ का विश्लेषण जब तक आप उसके परिणामों को नहीं परख पाएंगे तब तक उसका विश्लेषण करना ये संभव नहीं है। आप मन बना लीजिए कि ये ऐसा है, सवाल भी खुद कीजिए और जवाब भी खुद आप बता दीजिए, तो वो विश्लेषण मुझे नहीं लगता कि बहुत व्यवहारिक होगा। आप सब मित्र बहुत गंभीर लोग हैं, बहुत पुराने हैं, राजनीति के अनुभवी हैं, ऐसा मैं मानता हूं, अभी तक मानता हूं। हाँ, लेकिन कुछ धारणा लोग बदल भी सकते हैं। हाँ, बदल सकते हैं, क्योंकि एक आध चीज़ों पर मुझे भ्रम हो गया। आपने किसी ने एक सांसद का नाम लिया और उसका नाम अगर पूरा पढ़ लेते तो वो किस मिश्रा है या नहीं है तो पता चल जाता, लेकिन बहुत सरसरी नज़र से नामों को देख लिया जाता है, इसलिए पता नहीं चलता है। नहीं, हम लोगों को बाद में पता चला कि अजय कुमार मिश्र उर्फ टेनी है। वो नाम नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि विषय इतने रहते हैं। मेरे मित्र कह रहे थे कि बताइए, आपने ऐसे आदमी को बता दिया जो साला वो खदान का ठेका ही नहीं दे पाएगा। तो नजरें वहां नहीं है। हाँ। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। ओके। तो ऐसे लोग हों जिनको ऐसे अधिकार मिले कि ठेका पट्टा बांट पर जो लोग खनिज का काम करते हैं, ये तो आप उनका अपमान कर रहे हैं इस तरह की बात कह के। यही उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार के ठेके और पट्टे, यही राजनीति का एक पैमाना बन गया है। लेकिन इसके बाद मतलब ये तो ऐसी बात हो गई जो हमारे बहुत मित्र ने उसको ला दिया, कोई चर्चा नहीं थी यहाँ, कोई विषय भी नहीं था, लेकिन उनका नज़रिया वही होगा। जैसे अर्जुन की जो तीर मारता था तो अर्जुन की दृष्टि केवल मछली की आंख पर होती थी, तो वही मछली की आंख पर है कि जो ठेका और पट्टा जो है वो कैसे मिलना। एक और आरोप लग रहे हैं कि आपने अत्यधिक दबाव के चलते अपना दल से अनुप्रिया पटेल को मंत्री बनाया, वरना इसके पहले जब अनुप्रिया पटेल को तो मंत्री नहीं बनाया गया था। अब उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, आपको उनकी बिरादरी का साथ चाहिए, उनका साथ चाहिए, इसलिए आपने अनुप्रिया पटेल को बनाया। देखिए, बात तो यही ना कि हम कितनी जल्दी पलट जाते हैं। उत्तर प्रदेश को लेकर एक मिथक क्रिएट किया गया कि उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी हावी है, आपने चस्पा कर दिया। पंचायत के चुनाव हुए तो आपने कहा कि जिला अध्यक्षों के और वार्ड अध्यक्षों के कहने से अफसरशाही काम करने लगी। ये जो 180 का जो फट से परिवर्तन हो जाता है, जो आरोप आप खुद ही लगाते हैं, उसी आरोप की कसौटी पर आप खरे नहीं उतर पाते। मैं सहमत हूं, ये बात प्रमाणित हो गई कि उत्तर प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी एक ही व्यक्ति की सुनती है, नहीं, बाकियों की नहीं सुनती है। ये प्रमाणित हो गया। तो लोग कह रहे थे ना कि किसी की नहीं सुनती है, एक की सुनती है, बाकी की नहीं। ये आपने अभी जोड़ा, थोड़ी देर बाद कोई और जोड़ देगा। कहते थे नहीं, ये प्रमाणित हो गया कि एक व्यक्ति की सुनती है। यूपी की ब्यूरोक्रेसी बेलगाम है, मुख्यमंत्री की भी नहीं सुनती, वो जो चाहती है सो करती है, उनके पत्रों पर भी कोई कार्रवाई नहीं होती। यही मिथक क्रिएट किया गया ना। और अब क्या बता दिया गया कि ब्यूरोक्रेसी इशारे पर नाच रही है, मुख्यमंत्री नहीं मंत्रियों के, मंत्री नहीं भाजपा के। हम ब्यूरोक्रेसी पर फिर किसी दिन चर्चा करेंगे, आज अनुप्रिया पटेल को क्यों लिया आपने, ये बता दीजिए। तो उस पर कर रही ना। देखिए, अनुप्रिया पटेल, देखिए, कोई भी राजनीतिक दल, भाई आप कोई भी राजनीतिक दल, उसके लिए आगे भविष्य में बढ़ोतरी कैसे हो वो निश्चित रूप से काम करेगा। काम में कौन कौन से तो क्या कसूर है संजय निषाद का?
किनका? संजय निषाद का। अरे मेरे उनके भाई, बेटे को भी बना देते। भैया अभी कर बहुत- परेशान घूम बहुत- रहे हैं, कोई उप मुख्यमंत्री बना दे उनको। अभी इस गोमती में बहुत पानी बह जाना बाकी है। ओके, अभी बहुत कुछ हाँ, होगा। आपके मित्र सुनील साजन को आमंत्रित करता हूं। और सबको सुनील साजन जी, सबका देखिए साथ, चुनाव सबका आया, विकास, सबका विश्वास, अनुप्रिया ये होगा। पटेल और पिछड़ा समाज याद आया, पर आज भी संजय निषाद लखनऊ की गलियों में टोपी लगाए घूम रहे हैं। कोई उन्हें उप मुख्यमंत्री बना दे, उनके बेटे को सांसद बना दे, छुआ नहीं इन्होंने उन्हें। देखिए, बेटे को बना दे, पिता को बना दे, तो मना कर दो भैया, चाय क्यों पिलाते हो उनको? कोई राजनीतिक दल इसीलिए राजनीति करता है, बेटा कहता है कि बाप को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दे। इस परिवार से थोड़ा मतलब अलग घर में निकलिए। झंझट कराना शुरू करा दिया और आपने। मुझे लगता है ओके, कि सुनील साजन, go ahead, please. एक बड़े थैंक यू उद्देश्य- संजय जी, एक शुक्रिया। बड़े उद्देश्य के लिए जो शुक्रिया, राजनीति धन्यवाद। हो रही है, सुनील साजन जी, go आज ahead, उत्तर please. प्रदेश के लिए देखिए, बड़ा दिन thank है, you, बहुत thank सारे you, लोग please. हुए हैं। मैं समझता हूं कि Thank you. मैं लगातार संजय जी को सुन रहा हूं। संजय जी ने कहा कि विपक्ष आरोप लगा रहा है। विपक्ष आरोप नहीं लगा रहा, लोकतंत्र में विपक्ष आईने की तरह होता है और आपको आईना दिखा रहा है। आपकी सरकार को आईना दिखा रहा है, दिल्ली सरकार को आईना दिखा रहा है, और खास तौर से विपक्ष उत्तर प्रदेश के पिछड़े और दलितों को आईना दिखा रहा है कि आपसे कैबिनेट छीन करके आपको राज्य दे दिया गया है। अभी मैं संजीव जी को सुन रहा था, तो देखिए संजय जी लगातार केवल गुमराह कर रहे हैं। अभी वरिष्ठ पत्रकार हैं रंजीव भाई, उन्होंने कहा कि आखिर मिला क्या? आप बता दीजिए कि उत्तर प्रदेश को क्या मिला, दिल्ली ने उत्तर प्रदेश को क्या दे दिया। दिल्ली के पिछड़ा राज्य आयोग ने यह जरूर कहा कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पिछड़ों को नौकरी में आरक्षण नहीं दे रही है। इनमें कौन सा मंत्री है जो इस हैसियत में है कि योगी जी इन पिछड़ों को आप आरक्षण दे दो? कोई नहीं है। 7 नए मंत्री मिले, आप कैसी बात कर रहे हैं? पंचायत 7 नए मंत्री, 3 ओबीसी समाज से जाने वाली है। क्या हुआ जो एक मंत्री को ड्रॉप कर दिया? तो ब्रजेश जी, मैं ये कह रहा हूं 7 नए मंत्रियों में कोई भी पिछड़े और दलितों के हक की बात करने वाला है? इन 7 मंत्रियों में कोई भी दरोगा से एक सिपाही ट्रांसफर कराने की हैसियत में नहीं है। हालांकि ये बात मुझे नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूं केवल चेहरे बना करके पिछड़े दलितों को गुमराह करना, नौजवानों को गुमराह करना, चुनाव की बेबसी ये दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में सरकार बदलने जा रही है। आपके पास अगर कोई जवाब हो कि आपने 4.5 साल में क्या किया, हम नहीं अगर आपका विरोध करते, आप 5 एक्सप्रेसवे बना देते, आप लैपटॉप बांट देते, आप गरीबों को घर दे देते, आप स्मार्ट सिटी बना देते, आप पिछड़े और दलितों को न्याय दे देते, हम क्यों विरोध करते आपका? सुरेंद्र राजपूत जी को आमंत्रित करता हूं। शुक्रिया आपका सुनील जी। सुरेंद्र राजपूत जी, मुझे आप बताइए कि अगर कोरोना के कुप्रबंधन के चलते हर्षवर्धन हटाए जा सकते हैं, तो यहां टीम 9 पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? यहां से ज्यादा विभत्सता तो कहीं नहीं हुई। देश दुनिया में कोरोना को लेकर बदनामी उत्तर प्रदेश के कारण हुई। प्लीज वेट, प्लीज संजय जी, प्लीज वेट। सुरेंद्र जी की बारी है। देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश शाखा है, इसके जो अध्यक्ष और मुखिया हैं ब्रजेश भाई, ये सब लोग इतने अहंकारी हो गए हैं कि इन्हें सिर्फ अपने किए हुए काम सही लगते हैं, बाकी किसी के भी काम किए हुए गलत लगते हैं। आपके सामने है, कोरोना के कुप्रबंधन के कारण, ऑक्सीजन की कमी के कारण, गंगा का जो किनारा है कानपुर से लेकर के और गाजीपुर तक का 400 किलोमीटर का शमशान की जगह कब्रिस्तान बनने के कारण जो टीम 11 है वो अक्षुण है। और जिस तरीके, हाँ, एक चीज इन्होंने मोदी जी से सीखी है, जिस तरीके से मोदी जी ने पिछले 7 साल सिर्फ 2 लोगों के साथ सरकार चलाई है, मंत्रिमंडल छोड़ दीजिए इनका, 2 लोग चलाते हैं सरकार या पीएमओ चलाता है सरकार। आप आज जो मंत्रिमंडल बनाया है, आप मुझे बता दें, संजय भाई अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, संजय भाई कह रहे थे कि साहब ऐसा है वैसा है। मैं पूछ लेता हूं कि अर्जुन मुंडा का विभाग कौन सा है? मैं पूछ लेता हूं राव साहब दानवे का विभाग कौन सा था, मनसुख भाई का विभाग कौन सा था, रेणुका जी का विभाग कौन सा था? ये नहीं बता पाएंगे बगैर गूगल सर्च किए हुए, क्योंकि वहां पर सिर्फ 2 लोग चलाते हैं। आप लखनऊ की बात करें आदरणीय राजनाथ सिंह जी की, जम्मू कश्मीर का इतनी बड़ी क्या नाम घटना हुई, ऑल पार्टी मीटिंग हुई और जम्मू कश्मीर में रक्षा मंत्रालय का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, लेकिन वही 2 लोग वहां पर ऑल पार्टी मीट में थे, अब उनसे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय अमित शाह जी।
रक्षा मंत्री जी थे क्या? आप बताइए मुझे। समाप्त नहीं, करें अपनी बात को, देश 20 की सेकंड और सिंपैथी बचा है है आपके सर, पास। देश की बात है ये, देश की सुरक्षा की बात है। मैं आपसे और चीजें कुछ पूछ लूं संजय भाई, ये अफवाही गैंग और गुमराही गैंग को आप जितना आगे बढ़ा दीजिए, लेकिन जनता की बात तो कीजिए कम से कम। Thank you, आपने रज्जू पंकज प्रसाद जी, चौधरी शुक्रिया को आपका। बनाया, स्वागत, राजपूत आप जी, बनाइए धन्यवाद। उनको भाई। जी, राजपूत जी शुक्रिया। नहीं रज्जू नहीं, प्रसाद जी, आप कुछ कह रहे नहीं, थे। एक बात इन्होंने संजय भाई ने 5 सेकंड दे दीजिए, अच्छा, सिर्फ 5 5 सेकंड, सेकंड। ठीक है, ओके एक दिया। बात, महत्वपूर्ण बात का जवाब देना है। हाँ, अभी इन्होंने हाँ, संजय भाई ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। इन्होंने कहा कि भाई वो जो ठेके पट्टे पे नजर है, शायद दद्दू प्रसाद जी की बात नहीं समझ पाए। अरे भाई, निषाद है, बिंद है, कश्यप दद्दू है, प्रसाद जी मल्ला को है, बोलने दीजिए ना। इनका Thank you, नैसर्गिक हक है शुक्रिया। खनन के धन्यवाद। वो पट्टे अपनी पर। बात नहीं, हम बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? केंद्रीय, क्यों नहीं अरे बोलेंगे वो हम? कैबिनेट मिनिस्टर आप रहे ये हैं, बताइए उनको कि अपनी ये बात रखना माफियाओं आता का है। राज चलेगा आप उनकी क्या पैरवी भाजपा मत करो प्लीज, सिर्फ आप भाजपा उनकी में पैरवी माफिया मत करो। लोग- माफिया दद्दू लोग प्रसाद जी खत्म बोले। करेंगे। ब्रजेश जी, जनता की दद्दू जी बोले। अदालत में, नहीं, माफियाई लोग खत्म करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया। ब्रजेश जी, जनता की अदालत में सुनवाई खनन पूरी जो है होने सिर्फ के माफिया लोग बाद, करेंगे भाजपा में। सुनवाई पूरी होने के बाद अब गवाही लाई है ये सरकार। अब सुनवाई तो पूरी हो चुकी, फैसला भी रिजर्व हो गया है, तो अब ये गवाही ला करके ये कुछ भी अब नहीं कर पाए हैं। जनता ने मूड बना लिया है। 6 महीने बाद चुनाव होने वाला है और निश्चित रूप से ये सरकार की उल्टी गिनती चालू हो गई है उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश इनके हाथ से खिसकेगा तो 2024 में सेंट्रल भी इनके हाथ से फिसल ये कह रहे हैं जाएगा। ठेका पट्टा खनन नहीं मिल रहा, इसलिए आप ऐसी भाषा बोल रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा हमारा ठेका पट्टा से मतलब नहीं, हम ये जरूर चाहते हैं। इन्होंने देखिए एक बात को स्वीकार कर लिया कि प्रतिनिधित्व, आनुपातिक प्रतिनिधित्व को स्वीकार किया गया है, पर जो चेहरे लाए गए हैं वो नाकाफी हैं, और उनको पावर जब तक डेलीगेट नहीं किया जाएगा तो जातीय हिस्से, देश में जब जाति है तो जाति हिस्सेदारी भी आएगी, जाति हिस्सेदारी को देखना ही होगा जी। परंतु ये जो चेहरे लाए गए हैं, और कैबिनेट मिनिस्टर तो संतोष गंगवार भी नहीं थे। मैं फिर कह रहा हूं कि पिछड़े वर्गों को ये भूपेंद्र यादव के रूप में नया चेहरा जरूर कैबिनेट में ले आए हैं, और असली तो सरकार कैबिनेट से चलती है। राज्य मंत्री तो घुस नहीं पाते हैं वहां कैबिनेट की बैठकों में, स्वतंत्र प्रभार भी पहुंच नहीं अब आप पाते तो रहे हैं हो यूपी में कैबिनेट की कैबिनेट बैठकों मंत्री, में। आपको तो पता ही है कि यूपी में क्या होता है। ओके रंजीव जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ताजा जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद का विस्तार है वो क्या उत्तर प्रदेश में वो संदेश देने में सफल रहा जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा इवेंट रचा? नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनावों के संदर्भ में उत्तर प्रदेश में जो सवाल हैं कई तरीके के, उनका जवाब देने की कोशिश जरूर की गई 7 चेहरों को शामिल करके, लेकिन मुझे लगता है कि जवाब निकले नहीं बल्कि सवाल और खड़े हो गए हैं, जिसकी तरफ कई सारे वक्ताओं ने इंगित किया। मैंने भी कहा, आपने भी कहा कि एक कोई कैबिनेट का कम से कम पर मंत्री 16 होता। मंत्री हैं भाई साहब, यहाँ से प्रधानमंत्री से जोड़ लीजिए तो 16 हैं, 3 राज्यसभा मिला के। नहीं, वो निश्चित इतना रूप से किसी है। के स्टेट में नहीं है। लेकिन ये जो अभी जो प्रतीकात्मक आपने 7 लोगों को शामिल किया, और ये जो एक नैरेटिव बिल्डअप किया करने की कोशिश हो रही कि साहब हमने हर जाति का समायोजित किया है, लेकिन ये बात बनती नहीं है। देखिए, आप जब मंत्री किसी को बनाते हैं तो मंत्री तो वही प्रभावी होगा ना, खासतौर पर जब आप चुनाव के पहले कर रहे हैं ये काम, कि कोई एक कैबिनेट मंत्री होना चाहिए था। अब मेरी ये समझ से परे है कि अनुप्रिया पटेल पहले भी राज्य मंत्री थी, इस बार आपने अनुप्रिया शामिल पटेल किया। का इंडक्शन तो चुनावी लग रहा है। नहीं, चुनावी इंडक्शन है, लेकिन मुझे लगता है कि उस इंडक्शन के जरिए समाज के, उनके समाज को जो संदेश देने की कोशिश की गई है वो आधा अधूरा है। देखिए, ये आधा आप अधूरा अगर कैसे उन्हें- भाई साहब? इतना बड़ा बंगला मिल गया लखनऊ में, उनके नहीं, वो तो हस्बैंड सही को है। एमएलसी बना दिया, उनका एक उनकी मंत्री पूरी- है उत्तर उनकी प्रदेश पूरी में, अपेक्षा, और वो उनकी खुद पूरी- केंद्रीय मंत्री। अब क्या आप पूरा घर ले उनकी लोगे? उनकी पूरी मैं तो अपेक्षा ये निषाद, थी। संजय निषाद को गरीब मानता हूँ बेचारे को। हाँ, आपकी बात मैं सुन रहा बेचारे था मतलब कि उनको टोपी- उनको चाय पर भी बुलाया गया, लेकिन उनकी हाँ। मुराद नहीं पूरी हुई। जब बहुत सारे राज्यमंत्री बनाने थे तो और एक मैं उसी दिन राज्यमंत्री कह और रहा था बना कि देते। देखो बात से पलट रहे हो, तब मुझे समझा रहे थे वो, और आज जी, फिर मैंने घूम देखा रहे हैं। था, मैंने देखा था वो कार्यक्रम, जी। बिल्कुल देखा था कार्यक्रम। तो मुझे लगता है कि जब 7 आपने राजमंत्री बनाने थे तो प्रवीण निषाद भी क्या बुरे थे, उनको भी राजमंत्री बना देते, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मेरे कहने का मतलब है ब्रिजेश जी कि सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश की गई है, लेकिन सवाल ज्यादा उत्पन्न हो गए हैं, चाहे वो जवाब उम्र कम के मिले हैं। पैमाने। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आप उम्र के सबका पैमाने बहुत पर आभार हो। और प्रकट करता हूँ और बहुत अभिनंदन करता हूँ कि इस बेहद महत्वपूर्ण राजनीतिक परिचर्चा में आप सब सम्मिलित हुए।
बहनों भाइयों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम को देखने के लिए। नमस्कार।